अगर भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अदिति, महाराष्ट्र में सियासी संकट बढ़ा है। 13 विधायक जो कि नाराज बताए जा रहे हैं गुजरात पहुंच गए हैं एकाएक। क्या लगता है क्या होने वाला है? आज का दिन कितना महत्वपूर्ण? देखिए, सारी बातें हम कर चुके हैं। क्या हो रहा है, कितने लोगों से कल रात को संपर्क टूट गया था और 17 विधायकों के साथ गुजरात होने की खबर भी है। सूरत में है, फोन बंद है। उसी के चलते आज 12 बजे उद्धव ठाकरे ने बैठक भी बुलाई है। दरअसल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे पहले भाजपा में थे, फिर शिवसेना में आए, अभी प्रेजेंट शिवसेना में है। लेकिन क्योंकि ये सारा मुद्दा चल रहा है और इससे उद्धव ठाकरे की सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। हम याद करना चाहेंगे कि एक दिन सुबह 6 बजे जब हम सोकर उठे तो हमने देखा कि शपथ चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की शपथ हो रही थी और देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सरकार गिरने की भी खबर आई और तमाम चीजें हुई और कहीं ना कहीं बीजेपी से उसको अपनी इमेज पर काफी धक्का लगा था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितनी ज्यादा बड़ी होती जा रही है पॉलिटिकली भी, अपने संख्या में भी और मजबूती की बात करें तो तब से ये परसेप्शन पॉलिटिकल सर्कल में माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के एपिसोड को काफी गंभीरता से लिया है और सरकार के 5 साल पूरे होने से पहले यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस होने की संभावनाएं बहुत है। और अगर हम अपने सूत्रों की बात माने तो लगभग हर 2 महीने में, या ये भी कहें तो गलत नहीं होगा कि लगभग हर 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी के सबसे जो उच्च पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट हैं वो महाराष्ट्र, झारखंड और राजस्थान, इन तीनों राज्यों को लेकर जो करंट एनालिसिस है, करंट अपडेट या करंट चीजें चल रही है उसको लेकर लगातार बैठकें करते थे। चाहे वो राज्यसभा के चुनाव थे या राज्यसभा के अलावा, क्योंकि आपको बता दें झारखंड में भी केवल एक विधायक के चलते सरकार भाजपा की आने से रह गई। क्योंकि बीच में लगभग तय हो चुका था कि सरकार गिरने वाली है और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो इतना बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था कि 34 दिन तक बाड़े में, मानेसर में भी रहे कुछ लोग और खुद सरकार बाड़े में रही। और महाराष्ट्र में तो सुबह 5 बजे शपथ हुई और उसके बाद की चीजें हम सबको पता है। तो ऐसे में महाराष्ट्र अब उस तमाम पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार नजर आ रहा है क्योंकि 17 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ फोन बंद करके सूरत में मौजूद है। आपको मैं हाल ही का एक किस्सा ये बताना चाहूंगी कि जब राजस्थान में राज्यसभा चुनाव थे, अभी जब थे, तब भी एक ऐसी स्थिति आई थी कि 6 विधायकों को लेकर, जिसमें और भाजपा के भी कुछ विधायक, कांग्रेस के भी कुछ विधायक शामिल थे, उनको अहमदाबाद ले जाने की बात थी, अहमदाबाद से दिल्ली लाने की बात थी, दिल्ली से मानेसर, यानी कि जो मानेसर पार्ट 2 का एपिसोड होते बढ़ गया था, उसी को रोक लिया था, उस पर नियंत्रण पा लिया था और फिर राज्यसभा में तीनों सीटें कांग्रेस की आई। ऐसे में यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अगर हम एनालिसिस करें तो यही स्थिति है कि अब ये जो लोग हैं शायद बीजेपी के संपर्क में आ चुके हैं और अब यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज्यादा गहरा गया है। और ये कहना गलत नहीं होगा शायद कि उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो बहुत बड़ी मुश्किलों में है और यहाँ पर जल्द ही बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 12 बजे उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई है और ये काफी टेंस माहौल है और ना सिर्फ महाराष्ट्र की बल्कि पूरे देश की इस पे नजर है कि क्या यहाँ पर गतिविधियां होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है। यानी कि देश की जो दिल्ली है, देश की जो राजधानी है दिल्ली, जहाँ पर राहुल गांधी और अग्निपथ को लेकर जो लगातार चीजें गतिविधि चल रही थी, अब सारा का सारा फोकस जो है महाराष्ट्र की तरफ चला जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र में इतना बड़ा पॉलिटिकल संकट आ चुका है और महाराष्ट्र में अगर सरकार के साथ कुछ होता है, क्योंकि संजय राउत तो दिल्ली आना था, उनका दिल्ली का दौरा भी रद्द हुआ है और संजय रावत और ये जो अग्निपथ को लेकर लगातार युवा शिवसेना के साथ जुड़ रहे थे, ऐसी सारी गतिविधियों में महाराष्ट्र का एक पॉलिटिकल क्राइसिस एक बड़ी चीज है और बड़ा जो है ऐसा होने से, जो कुछ भी होगा ऐसा होने से
बहुत ज्यादा इम्पैक्ट दूसरे राज्यों पे भी पड़ेगा। इधर आपको बता दें कि दूसरी तरफ राहुल गांधी का आज 5वां दिन है, जब 11 बजे वो ईडी जाएंगे। कांग्रेस कार्यालय में लगातार गतिरोध चल रहा है और वहीं सारा का सारा फोकस अब महाराष्ट्र पर शिफ्ट हो चुका है। बिल्कुल अदिति, देखिए एक बड़ा सियासी हलचल और घटनाक्रम यकीनन है। आप बने रहिए हमारे साथ में, सुधांशु जी भी बने हैं। सुधांशु जी, अगर हाइपोथेटिकली सोच भी ले कि चलिए एक संकट आया है सरकार पर और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में सीटों का गणित क्या कहता है अगर मुश्किल में सरकार आती भी है तो? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो देखिए शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे गुजरात में है। अदिति हमारे साथ में लगातार बनी हो। अदिति, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी बिल्कुल जी अदिति, अगर ये सोच भी लिया जाए कि आज एक सियासी संकट, आज का दिन महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में एक बड़ा बदलाव हो सकता है, 25 विधायक, अब ये पुष्टि हो गई है कि एकनाथ शिंदे के साथ में 25 विधायक हैं। महाराष्ट्र में सीटों का गणित क्या कहता है अदिति इस पर? अगर संकट में फंसती है सरकार तो क्या कोई विकल्प है? देखिए, अगर ये 17 विधायक जो आज अभी संपर्क में नहीं है जी, और वो 17 विधायक अगर शिवसेना के साथ अब नहीं है तो इसमें साफ तौर पर सरकार गिरने की स्थिति नजर आती है। साफ तौर पर 17 विधायक बताए जा रहे हैं जो सूत्रों के अनुसार शिंदे गुजरात के सूरत शहर में एक होटल पर रुके हुए हैं। अगर ऐसी चीजें सामने आती हैं तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि शिवसेना को अब अपनी सरकार का मुंह, मतलब सरकार से हाथ धोना होगा। और हाल ही में एमएलसी के इलेक्शन भी यहाँ पर महाराष्ट्र में हुए थे और उसके नतीजे भी घोषित हुए थे। बीजेपी के सभी 5 उम्मीदवार जीते थे, तब भी काफी अड़चन थी और एक सीट पे कांग्रेस ने बाजी मारी थी। आपको बता दें कि हाल ही में जो महाराष्ट्र के 10 सीटों पे विधान परिषद के चुनाव हुए थे उसमें शिवसेना और एनसीपी के 2-2 उम्मीदवार जीते थे, जबकि बीजेपी के 5 कैंडिडेट जीते थे। तब भी ये माना जा रहा था कि बीजेपी के मंसूबे बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं और अब अगर ये 17 विधायक यहाँ पर शिवसेना के साथ नहीं है तो ये साफ तौर पे माना जाएगा कि उद्धव ठाकरे सरकार जो है वो खतरे में है। और ये किस तरह का गणित होगा, कैसे क्या कुछ होता है और कितने लोग टूट के आते हैं और तमाम क्या चीजें होती है तो देखने वाली होंगी। लेकिन 17 एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि सरकार को मिनटों में अपनी कुर्सी से हाथ धोने पर मजबूर कर देगा। बिल्कुल अदिति, देखिए आज एक बैठक भी उद्धव ठाकरे करने वाले हैं। क्या एक तरीके का जो एक इंट्यूशन है वो उन्हें आ गया है? क्या अब इस बैठक के बाद में बाड़ेबंदी हो सकती है बाकी के विधायकों की आज ही के दिन? देखिए बिल्कुल ये माना जा सकता है कि अभी जैसे आप ने कहा कि अभी भी वो सूरत के होटल में बंद माने जा रहे हैं। कुछ समय तक वो वहां रहेंगे और ये गेम लगभग चल सकता है 1 हफ्ते तक, 2 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक। लेकिन इस बीच में लगातार जो है बैठकों का दौर जारी रहेगा शिवसेना का। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब ये सूरत से फिर उम्मीद की जा सकती है कि या तो वापस महाराष्ट्र जाएं और मुंबई में जाके जो बीजेपी है उनके विधायकों के साथ मिले और फिर सरकार बनाने का दावा बीजेपी करे। लेकिन ये बहुत जल्दी होगा कहना कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ये बात साफ है कि शिवसेना जो है वो अपनी पूरी रणनीति यहाँ पर बनाएगी और उन कोशिश करेगी कि वो और भी देखिए यहाँ पर ये चीज निकल कर आती है कि अब शिवसेना क्या स्ट्रैटेजी बनाती है। शिवसेना कैसे उन 17 में से किसी एक विधायक से संपर्क करने की कोशिश कर पाए और उनसे बातचीत करने की कोशिश करे, उनको वापस अपने खेमे में लाने की कोशिश करे। लेकिन जिस सफाई से ये 17 लोग यहाँ से गायब हुए, ये 17 लोग सूरत पहुंचे और तब तक कानों कान खबर नहीं लगी, तो ये बात तो साफ नजर आती है कि ये जो प्लानिंग है ये बहुत लंबे समय से चल रही थी। और जाहिर तौर पे कोई भी चीज शुरू होती है तो वो नाराजगी से शुरू होती है, तो कोई ना कोई नाराजगी होगी। फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 17 लोग एक साथ आए होंगे जो लाइक माइंडेड लोग हैं। अब ये 17 लोग क्योंकि इस तरह से फोन बंद करके बैठ गए हैं तो यानी इनकी दूसरी जो भी पार्टी है उससे तमाम बातचीत, तमाम डील सब कुछ पूरी हो गई होगी। तो ऐसे में शिवसेना के लिए बड़ी चुनौती है
कि वो इन 17 में से एक भी बिल्कुल आदमी अदिति, को, देखिए ऐसे क्रूशल समय में नाराजगी तो आग की तरफ फैलती है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि राष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, देश को 15वां राष्ट्रपति मिलने वाले हैं, और उससे पहले ठीक पहले भी देखिए महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम है वो तो लगातार जब से सरकार बनी है लगातार जो समीकरण है वो बदलने की बातें सामने आई है। चुनावों से ठीक पहले, राष्ट्रपति चुनावों से ठीक पहले अब ये एक बड़े रूप में सामने आना, क्या लगता है कि चुनावों पर कोई असर पड़ सकता है इस घटनाक्रम का? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में हमेशा ये माना जाता है बीजेपी कोशिश भी कर रही है। बीजेपी लगातार दूसरी पार्टियों के साथ जो है बातचीत में है, लगातार दूसरी पार्टियों से बात कर रही है, एक कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि वही जो बीजेपी है उसकी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक है शाम 6 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी। राष्ट्रपति चुनाव के जो कैंडिडेट हैं उसको लेकर चर्चा। देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड बहुत लंबे समय बाद हो रही है। पार्लियामेंट्री बोर्ड इज द हाईएस्ट पावरफुल बॉडी जो डिसीजन मेकिंग होती है। अब क्योंकि महाराष्ट्र में इस तरह की स्थिति हो गई है तो ऐसे में जाहिर तौर पे आज राष्ट्रपति के कैंडिडेशन के साथ साथ इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। और क्योंकि बीजेपी लगातार दूसरे दलों के साथ भी संपर्क की कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रही थी, वही कांग्रेस ये कोशिश कर रही थी कि कांग्रेस अपना एक कैंडिडेट उतारे जिसमें मायावती से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम ऐसे नाम थे, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि वॉकओवर मिले बीजेपी को। ये तो पता था कि बीजेपी अपना कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव के लिए उतार देगी, लेकिन वॉकओवर आसानी नहीं चाहती थी, क्योंकि कंसेंसस जब बनाया जाता है तो अगर बीजेपी के साथ या तो बाकी की पार्टी चली जाए या कांग्रेस के साथ दूसरी दल चले जाए तो ऐसे में फिर एक क्लैश होता है। तो बीजेपी भी दूसरे दलों के साथ, लाइक माइंडेड दलों के साथ लगातार बातचीत कर रही थी। लेकिन इन सारे घटनाक्रम में जो नंबर गेम है वो बीजेपी के पक्ष में आता है। तो नंबर गेम तो अभी किसी भी स्थिति में बीजेपी के पक्ष में है। तो उसके लिए बीजेपी को राष्ट्रपति का जो चुनाव है और चुनाव में जो कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा मुश्किलें नहीं होंगी। लेकिन दरअसल क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम जो सबसे उच्च, सबसे बड़ा जो ये पद है इस पे सभी पॉलिटिकल पार्टी से कंसेंसस बनाकर सभी के साथ चल के अगर कोई फैसला लेते हैं तो वो एक इस लोकतंत्र में एक अच्छा मैसेज, अच्छा एक उदाहरण के तौर पे होता है। लेकिन अब चूंकि महाराष्ट्र में इस तरह की स्थितियां हो गई हैं तो क्या समीकरण बदलते हैं, कौन से दल कैसे किसके साथ आते हैं, लेकिन अभी बीजेपी जो है एक बार फिर नंबर गेम में तो आगे है ही। और अगर महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल अदिति आपको जरा सुनते हैं। जनता पक्षाने अशा प्रकारचा एक प्रयोग केला होता, तो यशस्वी झाला नाही। त्याच्यामुळे त्यांनी थांबून हा दुसरा घाव घालण्याचा प्रयत्न करतायत, पण हा सुद्धा घाव छातीवर नसून पाठीवर आहे आणि आम्ही छातीवरती घाव झेलणारे लोक आहोत। सर, म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्या मार्फत सरकार पाडण्याचा डाव सुरू आहे का? असा त्यांचा डाव सुरू आहे, पण तो यशस्वी होणार नाही। एकनाथ शिंदे हे कडवट निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत। त्यांचं संपूर्ण आयुष्य शिवसेनेमध्ये गेलेलं आहे। शिवसेनेच्या अनेक संघर्षामध्ये, आंदोलनामध्ये ते आमच्याबरोबर समोर राहिलेले आहेत। बाळासाहेब ठाकरेंवर त्यांची अढळ निष्ठा पहिल्यापासून आहे। त्याच्यामुळे जे चित्र निर्माण केलं जाते बाहेर, मला त्यात फार तथ्य वाटत। कोणत्या गोष्टीचा दबाव आणला असेल किंवा असं काय वाटतं का आपल्याला? दबाव आणण्याचे जे प्रकार आहेत आपल्याला माहिती आहेत। आज या सगळ्या घडामोडी घडत असताना नेमकी आजच अनिल परब यांना ईडीची नोटीस आहे। म्हणजे आमच्यातला एक सहकारी या संपूर्ण कठीण काळामध्ये आमच्याबरोबर राहू नये धावपळ करण्यासाठी, म्हणून आजचा मुहूर्त साधून अनिल परब यांना आज समन्स पाठवून बोलवण्यात आले। म्हणजे हे सगळे जे बारकावे आणि कावे आहेत हे समजून घेतलं पाहिजे की किती मायन्युटली काम केलं जात आहे महाराष्ट्र अस्थिर करण्यासाठी। देवेंद्र फडणवीस सकाळी चार्टर्ड प्लेननी दिल्लीला रवाना झालेल्या आहेत। काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडत आहेत। नाही, घडामोडी ह्याच आहेत, दुसऱ्या काय घडामोडी असतात? असं म्हटलं जातं आता भाजपकडनं की ही लढाई खरी बाळासाहेबांच्या निष्ठावंतांची आणि पवारांच्या निष्ठावंतांमध्ये। आम्ही कोण आहोत? पवार निष्ठावंत हा काय प्रकार? पवार निष्ठावंत वगैरे हा प्रकार नसतो। सगळे महाराष्ट्राचे निष्ठावंत आहेत। बाळासाहेबांचे निष्ठावंत आम्ही आहोत, सगळेच आहोत ना। हे आम्हाला तुम्ही शिकवू नका बाळासाहेबांची निष्ठा काय आहे।
आणि तुम्हाला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव घ्यायचा अधिकार नाही, हक्क नाही आहे. बाळासाहेब ठाकरे जरी आज असते तरी त्यांनी या सरकारला आशीर्वाद दिला असता. पण ही गोष्ट खरी आहे की कुठेतरी आमदार जे होते नाराज होते, त्यामुळे इतक्या मोठ्या प्रमाणात कालच्या निवडणुकीत मतं फुटली. बघा, मोठ्या प्रमाणात फुटली हा शब्द बरोबर नाही. काही मतांचे हिशोब लागत नाही. 2 किंवा 3 मतं ही इकडे तिकडे झाली आहेत. ते कुठे गेली आहेत, काय झाले आहेत ते पाहावं लागेल. आत्ता या संदर्भात काही बोलणं योग्य नाही. सर, एकनाथ शिंदे यांच्या व्यतिरिक्त आपला किती लोकांशी संपर्क झालेला आहे आणि किती लोक एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क झाला. त्यांचं काय म्हणणं पाहू ना काय ते. आमदारांचा संपर्क सुरूच आहे. आणि हे सगळे आमदार जे तुम्हाला दिसत नाही, त्यांचं संपूर्ण आयुष्य शिवसेनेत आणि बाळासाहेब ठाकरेंबरोबर गेलं आहे. आणि अत्यंत वाईट काळातही हे शिवसेनेबरोबर राहिलेले आमचे लोक आहेत. जी नावं मी पाहतोय, मला आश्चर्य वाटलं की अत्यंत वाईट काळात, शिवसेनेच्या संघर्षाच्या काळात हे सगळे लोक शिवसेनेबरोबरच राहिलेले आहेत. त्यांच्या मनात कधीही शिवसेना सोडण्याचा विचार आला नाही आणि आताही तो आला असेल हे मानायला मी तयार. हे सगळे शिवसैनिक आहेत. सर, ये भी जानना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जो है वो अभी गुजरात में है, कहीं ना कहीं ये एमवे सरकार के ये ऐसे जो लोग होते हैं इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है बीच में, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है. हाँ, सूरत में है, मैंने सुना है. हमारा उनसे संपर्क हुआ है. हमारे सब एमएलए वहाँ हैं. उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा. उनकी घेराबंदी की है. ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है. लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है. क्या इस बारे में आपकी उद्धव जी से, शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है. माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है. उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है. मुझे इतना ही विश्वास है सब कुछ ठीक हो जाएगा. और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो सफल नहीं हो. इससे पहले भी देखा था 80 घंटे की सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, सभी एमएलए वापस आ गए थे. क्या उसी तरह की इसी तरह से हमारे कर रही है? सभी हमारे एमएलए वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए हैं वो पुराने शिवसैनिक हैं, निष्ठावान शिवसैनिक हैं. शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे. अब तो अच्छा समय है. चलिए सर एक शेवटचा प्रश्न. आपण आता मगाशी म्हणाल की काही आमदारांना यायचे मत त्यांना येऊ दिले जात नाही, नेमकं काय आपल्याला म्हणायचं? नाही, ज्या प्रकारे गुजरातमध्ये त्यांना अडकवून ठेवलेलं आहे. सरकार कोणाचं आहे गुजरातमध्ये, कोणत्या प्रकारे तिथे राज्य चालवलं जातं आणि केंद्रातून तिथे कशा प्रकारे नियंत्रण आहे त्या राज्यावर हे आपल्याला माहीत आहे. आणि 7 स्तराची सुरक्षा व्यवस्था तिकडे केली आहे. विविध सुरक्षा यंत्रणांनी त्यांची राहण्याची जागा घेरलेली आहे. मुख्य रस्त्यावर येण्याचे रस्ते बंद केलेले आहेत. हे कशा करतात? महाराष्ट्राचा छळ करण्याची, महाराष्ट्राला बदनाम करण्याची आणि महाराष्ट्राला अस्थिर करण्याची योजना दुर्दैवानं गुजरातच्या भूमीवर रचली जाते. या देशाचं दुर्दैव आहे. सर, तमाम अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी और अपनी बात रखते हुए उन्होंने ये दावा और विश्वास भी जताया है कि सभी विधायक जो गए हैं वो वापस आ जाएंगे. सभी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, शिवसेना के पुराने सैनिक हैं और जल्द ही वो वापस लौटेंगे. सब साथ हैं, एकजुट हैं, इस तरीके की बात करते हुए वो नजर आए. अब सवाल यही उठ रहा है कि महाराष्ट्र में कोई बड़ा उलटफेर हो रहा है, क्योंकि जानकार सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि एकनाथ शिंदे के साथ करीब 25 से अधिक विधायक हो सकते हैं. सभी बागी विधायक दे सकते हैं इस्तीफा. सूरत में मौजूद विधायक बीजेपी के संपर्क में है, अपने विधायकों के संपर्क में है. शिवसेना संजय राउत, मिलिंद नार्वेकर को सौंपी है जिम्मेदारी. विधायकों से बात कर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश. कई और बड़े नेता भी कर रहे हैं डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश. संजय राउत, मिलिंद नार्वेकर ने कई शिवसेना विधायकों को फोन किया है.
तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में कोई उलटफेर हो रहा है। हालांकि अभी संजय राउत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि सभी के संपर्क में वो हैं, फ़ोन पर बात उनकी लगातार हो रही है, सभी की जो नाराज़गी है शायद वो जल्दी ठीक भी कर ली जाएगी। तो तमाम आंकड़े भी फर्स्ट इंडिया इस वक्त आपके साथ साझा कर रहा है कि किस तरीके का समीकरण महाराष्ट्र में है। और अब जो ये जानकार सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, निश्चित तौर पर शिवसेना के लिए चिंता भरी ये खबर है, क्योंकि मुख्यमंत्री का फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं ये विधायक जो नाराज़ हैं, या कहें कि जो विधायक इस वक्त सूरत में मौजूद हैं। तो ऐसे में कई अटकलें, कई कयास। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या महाराष्ट्र सरकार गिरने वाली है? क्योंकि पहला तो राज्यसभा चुनाव का परिणाम, उसके बाद एमएलसी चुनाव का परिणाम, तो ये दोनों ही जो चुनाव परिणाम है वो शिवसेना के लिए झटके वाले परिणाम रहे। एक बड़ा झटका इन दोनों ही चुनाव परिणामों से शिवसेना को लगा है। अब मुख्यमंत्री का भी जब फोन नहीं उठा रहे विधायक, तो निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ना लाजमी है। अब इसी खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए ये जो पूरा मसला है अपने आप में हैरान करने वाला भी है, चौंकाने वाला भी है, पर दो लगातार जो झटके मिले हैं शिवसेना को, चाहे हम राज्यसभा चुनाव की बात कर ले या फिर एमएलसी चुनाव परिणाम की बात कर ले, तो ऐसे में क्या इस तरीके की तस्वीर का इंतजार भी कर रहे थे? दरअसल मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र में जिस दिन सुबह शपथ ली गई थी फडणवीस द्वारा और उसके बाद कुछ ही घंटों बाद सरकार जब गिर गई थी, उसी दिन से जो बीजेपी है लगातार महाराष्ट्र की गिनती पर, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल गतिविधियों पर, विधायकों पर टैप रखा हुआ था। अगर इसको उस तरीके से देखा जाए तो जिस दिन सुबह 5, साढ़े 5, 6 बजे शपथ ली गई और उसके बाद जब सरकार गिरी, तभी से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो उच्च पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने ये सोच रखा था कि ये जो सब कुछ घटनाक्रम हुआ है उसे रिवर्स करने की ज़रूरत है। मैं आपको यहाँ पर कुछ आंकड़े साझा करना चाहूँगी। देखिए, दरअसल लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि उद्धव ठाकरे कल शाम से लगातार उनके जो मंत्री हैं उनको एकनाथ शिंदे को संपर्क कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे लगभग 25 विधायकों के साथ जो है सूरत के ली मेरिडियन होटल में है। मुद्दा ये है कि एकनाथ शिंदे कई लंबे समय से सरकार की गतिविधियों को लेकर नाराज चल रहे थे। ऐसे में अब उनके पास जो विधायकों का आंकड़ा है, अगर हम उसे समझने की कोशिश करें तो टोटल शिवसेना के पास 56 विधायक हैं, एनसीपी के पास 53 विधायक हैं और कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं। और महाराष्ट्र विधानसभा का जो समीकरण है उसमें 288 में से 144 विधायकों का बहुमत का जो मैजिक आंकड़ा है वो होता है। ऐसे में अगर हम भाजपा की बात करें, जो पूरे एनडीए की, तो 106 विधायक भाजपा के पास हैं, आरएसपी के पास 1 विधायक है, जेएसएस के पास 1 है। ये तमाम जो विधायकों की गिनती है। अब ऐसे में अगर केवल जो गिनती का आंकड़ा है, अगर 13 विधायक शिवसेना के और जो 25 में से 13 विधायक शिवसेना के हैं और बाकी के जो विधायक हैं वो निर्दलीय और अन्य पार्टियों के हैं, तो अगर 13 विधायक शिवसेना से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो निश्चित रूप पे सरकार गिरेगी। अब जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उसमें देखिए, संजय राउत को और शरद पवार को आज दिल्ली आना था, प्रेसिडेंट के कैंडिडेचर को लेकर यहाँ पर बैठक होनी थी। अभी फिलहाल दिल्ली दौरा रद्द कर दिया गया है और जो शरद पवार हैं वो मुलाकात कर रहे हैं